नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का अगला भाग लेकर। मन को समझाकर वह 10 बजे घर से निकला। देवी दिन कहीं गया हुआ था। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो बेटा? रमा ने कहा, कहीं नहीं काकी, अभी आता हूँ। रमा सड़क पर आया तो उसका सहसा हिम की भांति रमा सड़क पर आया तो उसका साहस हिम की भांति पिघलने लगा। उसे पग पग पर शंका होती कोई कांस्टेबल ना आ रहा हो। उसे विश्वास था कि पुलिस का एक एक चौकीदार भी उसका हुलिया पहचानता है और उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही पहचान लेगा। इसलिए वह नीचे सिर झुकाए चल रहा था। सहसा उसे ख्याल आया कि गुप्त पुलिस वाले सादे कपड़े पहने इधर उधर घूमा करते हैं। कौन जाने जो आदमी मेरे बगल में आ रहा है कोई जासूस ही हो, मेरी ओर ध्यान से देख रहा है। क्यों सिर झुकाकर चलने से ही तो नहीं उसे संदेह हो रहा। यहाँ और भी सामने ताक रहे हैं, कोई यूँ सिर झुकाकर नहीं चल रहा है। मोटरों की इस रेल पेल में सिर झुकाकर चलना मौत को न्योता देना है। पार्क में कोई इस तरह चहलकदमी करे तो कर सकता है, यहाँ तो सामने देखना चाहिए। लेकिन बगल वाला आदमी अभी तक मेरी ही तरफ ताक रहा है। शायद कोई खुफिया हो। उसका साथ छोड़ देने के लिए तमोली की दुकान पर पान खाने लगा। वह आदमी आगे निकल गया। रमा ने आराम की लंबी सांस ली। अब उसने सिर उठा लिया और दिल मजबूत करके चलने लगा। इस वक्त ट्राम का भी नहीं पता था, उसी पर बैठ लेता। थोड़ी दूर चला होगा कि 3 कांस्टेबल आते दिखाई दिए। रमा ने सड़क छोड़ दी, पटरी पर चलने लगा। खामखा सांप के बिल में उंगली डालना कौन सी बहादुरी है। दुर्भाग्य की बात, तीनों कांस्टेबल ने भी सड़क छोड़कर वही पटरी ले ली। मोटरों के आने जाने से बार बार इधर उधर दौड़ना पड़ता था। रमा का कलेजा धक धक करने लगा। दूसरी पटरी पर जाना तो संदेह और भी बढ़ा देगा। कोई ऐसी गली भी नहीं जिसमें घुस जाऊं। अब तो वह बहुत समीप आ गए। क्या बात है, सब मेरी तरफ देख रहे। मैंने बड़ी हिमाकत की कि पगड़ बांध लिया, और बंदी भी कितनी बेतुकी, एक टीले सा ऊपर उठ गया। ये पगड़ी मुझे आज पकड़वाएगी। बांधी थी कि इससे सूरत बदल जाएगी। ये उल्टे और तमाशा बन गई। तीनों मेरी ही ओर ताक रहे हैं, आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। रमा को ऐसा जान पड़ा कि पैरों में शक्ति नहीं। शायद मन में मेरा हुलिया मिला रहे हैं। अब नहीं बच सकता। घर वालों को मेरे पकड़े जाने की खबर मिलेगी तो कितने लज्जित होंगे। जालपा तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। 5 साल से कम सज़ा न होगी। आज इस जीवन का अंत हो रहा है। इस कल्पना ने उसके ऊपर कुछ ऐसा आतंक जमाया कि उसके अवसान जाते रहे। जब सिपाहियों का दल समीप आ गया तो उसका चेहरा भय से कुछ ऐसा विकृत हो गया, आंखें कुछ ऐसी सशंक हो गई, और अपने को उनकी आंखों से बचाने के लिए वह कुछ इस तरह दूसरे आदमियों को आड़ खोजने लगा। मामूली आदमी को भी उस पर संदेह होना स्वाभाविक था। फिर पुलिस वालों की मजी हुई आंखें क्यों चूकती। एक ने अपने साथी से कहा, ओ मनई, चोर न हो तो तुम्हारी टांगन से निकल जाए, कस चोरन की नहीं ताकत है। दूसरा बोला, कस संदेह तो हमों का हो रहा, फुरे कहाँ पाड़े असली चोर है। तीसरा आदमी मुसलमान था। उसने रमानाथ को ललकारा, ओ जी ओ पगड़ी, जरा इधर आना, तुम्हारा नाम क्या है? रमानाथ ने सीना जोरी के भाव से कहा, हमारा नाम पूछकर क्या करोगे? मैं क्या चोर हूँ? चोर नहीं तुम साहा हो, नाम क्यों नहीं बताते? रमा ने एक क्षण आगा पीछा पड़कर कहा, हीरा लाल। घर कहाँ है? घर? हाँ, घर ही पूछते हैं। शाहजहाँपुर। कौन मोहल्ला? राम। शाहजहाँपुर न गया था न कोई कल्पित नाम ही उसे याद आया कि बता दे। दुस्साहस के साथ बोला, तुम तो मेरा हुलिया लिख रहे हो। कांस्टेबल ने धमकी दी, तुम्हारा हुलिया पहले से ही लिखा हुआ है। नाम झूठ बताया, सैनत झूठ बताई, मोहल्ला पूछा तो बगले झांकने लगे। महीनों से तुम्हारी तलाश हो रही है, आज जाकर मिले हो, चलो थाने पर। ये कहते हुए उसने रमानाथ का हाथ पकड़ लिया। पुलिस वालों को देखकर वह घबरा रहा था। कांस्टेबल ने कहा कि पकड़ लो इसका हाथ, वही थाने पर वारंट दिखाएगा। कांस्टेबल ने धमकी दी, तुम्हारा हुलिया पहले से ही लिखा हुआ है। नाम झूठा बताया, सैनत झूठी बताई, मोहल्ला पूछा तो बगले झांकने लगे। महीनों से तुम्हारी तलाश हो रही है, आज जाकर मिले हो,
चलो थाने पर। ये कहते हुए उसने रमानाथ का हाथ पकड़ लिया। रमा ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, वारंट लाओ तब हम चलेंगे। क्या मुझे कोई देहाती समझ लिया है? कांस्टेबल ने एक सिपाही से कहा, पकड़ लो जी इनका हाथ, वही थाने पर वारंट दिखाया जाएगा। शहरों में ऐसी घटनाएं मदारियों के तमाशों से भी ज़्यादा मनोरंजक होती हैं। सैकड़ों आदमी जमा हो गए। देवी दीन इसी समय अफीम लेकर लौटा आ रहा था। ये जमाव देखकर वह भी आ गया। देखा कि 3 कांस्टेबल रमानाथ को घसीटे लिए जा रहे हैं। आगे बढ़कर बोला, हैं जमादार, ये क्या करते हो? ये पंडित जी तो हमारे मेहमान हैं, कहाँ पकड़े लिए जाते हो? तीनों कांस्टेबल देवी दीन से परिचित थे, रुक गए। एक ने कहा, तुम्हारे मेहमान हैं? ये कब से? देवी दीन ने मन में हिसाब लगाकर कहा, 4 महीने से। कुछ बेसी हुए हैं। मुझे प्रयाग में मिल गए थे, रहने वाले भी वहीं के हैं, मेरे साथ ही तो आए थे। मुसलमान। सिपाही ने मन में प्रसन्न होकर कहा, उनका नाम क्या है? देवी दीन ने सिर पिटाकर कहा, नाम इन्होंने बताया ना होगा। सिपाहियों का संदेह दृढ़ हो गया। पाड़े ने आंखें निकालकर कहा, जान परत है तुमहू मिले हो, नाव काहे नहीं बतावत हो इनका। देवी दीन ने आधारहीन साहस के भाव से कहा, मुझ में रोब न जमाना पांडे, समझे? यहाँ धमकियों में नहीं आने के। मुसलमान सिपाही ने मानो मध्यस्थ बनकर कहा, बूढ़े बाबा तुम तो खाम बिगड़ रहे हो, इनका नाम क्यों नहीं बतला देते? देवी दीन ने कातर नज़रों से रमा की ओर देखकर कहा, हम लोग तो रमानाथ कहते हैं, असली नाम यही है, कुछ और ये हम नहीं जानते। पाड़े ने आंखें निकालकर हथेली को सामने करके कहा, बोलो पंडित जी, क्या नाम है तुम्हारा? रमानाथ या हीरालाल, या दोनों? एक घर का एक ससुराल का। तीनों सिपाही ने दर्शकों को संबोधित करके कहा, नाव है रमानाथ, बतावत है हीरालाल, सबूत हुई गौ। दर्शकों में कानाफूसी होने लगी। सुबह की बात तो है, साफ है, नाम और पता दोनों गलत बता दिया। एक मारवाड़ी सज्जन बोले, उचक्को सो है। एक मौलवी साहब ने कहा, कोई सहारी मुल्जिम है। जनता को अपने साथ देखकर सिपाहियों को और भी जोर हो गया। रमा को भी अब उनके चुपचाप चले जाने में ही अपनी कुशल दिखाई दी। इस तरह सिर झुका लिया मानो उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं कि उस पर लाठी पड़ती है या तलवार। इतना अपमानित वह कभी नहीं हुआ था। जेल की कठोरतम यातना भी इतनी ग्लानि न उत्पन्न करती। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। दर्शकों की भीड़ बहुत कम हो गई थी। रमा ने एक बार उनकी ओर लज्जित आशा के भाव से ताका। देवी दीन का पता न था। रमा के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। इस विपत्ति में क्या बेसहारा भी हाथ से निकल गया। पुलिस स्टेशन के दफ्तर में इस समय बड़ी मेज के सामने 4 आदमी बैठे हुए थे। एक दरोगा थे, गोरे से शौकीन, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों में कोमलता की झलक थी। उनकी बगल में नायाब दरोगा थे। ये सिख थे, बहुत हंसमुख सजीवता के पुतले, गेहुआ रंग, सुडौल सुगठित शरीर, सिर पर केस, हाथों में कड़े, पर सिगार से परहेज न करते थे। मेज की दूसरी तरफ इंस्पेक्टर डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अधेड़ सांवला लंबा आदमी था, कौड़ी किसी आंखें, फूले हुए गाल, ठीकना कद। डिप्टी साहब लंबा छरहरा जवान था, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। इसकी लंबी नाक, ऊंचा मस्तक इसकी कुलीनता के साक्षी थे। डिप्टी ने सिगार का एक कस लेकर कहा, बाहरी गवाहों से काम नहीं चल सकेगा, इनमें से किसी को प्रूवर बनाना होगा, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इंस्पेक्टर ने दरोगा की ओर देखकर कहा, हम लोगों ने कोई बात उठा तो नहीं रखी, हलफ से कहता हूँ सभी तरह के लालच देकर हार गए। सबों ने ऐसी गुट कर रखी है कि कोई टूटता ही नहीं। हमने बाहर के गवाहों को भी आजमाया, पर सब कानों पर हाथ रखते हैं। डिप्टी, उस मारवाड़ी को फिर आजमाना होगा, उसके बाप को बुलाकर खूब धमकाइए, शायद इसका कुछ दबाव पड़े। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ आज सुबह से हम लोग यही कर रहे हैं। बेचारा बाप लड़कों के पैर पर गिरा, लड़का किसी तरह राजी नहीं होता। कुछ देर तक चारों आदमी विचारों में मग्न बैठे रहे। अंत में डिप्टी ने निराशा के भाव से कहा, मुकदमा नहीं चल सकता, मुफ्त का बदनामी हुआ। इंस्पेक्टर, 1 हफ्ते की मोहलत और लीजिए, शायद कोई टूट जाए। ये निश्चय करके दोनों आदमी यहाँ से रवाना हुए। छोटे दरोगा भी उनके साथ ही चले गए। दरोगा जी ने हुक्का मंगवाया।
सहसा एक मुसलमान ने आकर कहा, दरोगा जी लाइए, कुछ इनाम दिलवाइए। एक मुलजिम को सुबह पर गिरफ्तार किया गया है। इलाहाबाद का रहने वाला है, नाम है रमानाथ। पहले नाम और सनद दोनों गलत बतलाई थी। देवी दीन खटिक जो नुक्कड़ पर रहता है उसी के घर ठहरा हुआ था। ज़रा डांट बताइएगा तो सब कुछ उगल देगा। दरोगा, वही है ना जिसके दोनों लड़के सिपाही? जी हाँ हाँ वही है। इतने में रमानाथ भी दरोगा के सामने हाजिर किया गया। दरोगा ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो उसमें हुलिया मिला रहे हों, मानो मन में उसका हुलिया मिला रहे हों। तब कठोर दृष्टि से देखकर बोले, अच्छा ये इलाहाबाद का रमानाथ है, खूब मिले। 6 महीने से परेशान कर रहे हो। ऐसा साफ हुलिया है कि अंधा भी पहचान ले। यहाँ कब से आए हो? कांस्टेबल ने रमा को परामर्श दिया, सब हाल सच सच कह दो, तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं की जाएगी। रमा ने प्रसन्न चित्त बनने की चेष्टा करके कहा, अब तो आपके हाथ में हूँ, रियायत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद की म्यूनिसपैलिटी में नौकर था, हिमाकत कहिए या बदनसीबी, चुंगी के 400 रुपये मुझसे खर्च हो गए। मैं वक्त पर रुपए जमा न कर सका। शर्म के मारे घर के आदमियों से कुछ न कहा, नहीं तो इतने रुपए इंतजाम हो जाना कोई मुश्किल नहीं था। जब कुछ बस न चला तो वहाँ से भागकर यहाँ चला आया। इसमें एक हर्फ भी गलत नहीं है। दरोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला कुछ संगीन है क्या? कुछ शराब का चस्का पड़ गया था? मुझसे कसम ले लीजिए जो कभी शराब मुँह से लगाई हो। कांस्टेबल ने विनोद करके कहा, मोहब्बत के बाजार में लुट गए होंगे हुजूर। रमा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे फाके मस्तों का वहाँ कहाँ गुजर, मुझसे फाके मस्तों का वहाँ कहाँ गुजर। दरोगा, तो क्या हुआ, जुआ खेल डाला या बीवी के लिए जेवर बनवा लिए? रमा झेप कर रह गया। अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर पड़ी। दरोगा, अच्छी बात है, तुम्हें भी यहाँ खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बूढ़ा देवी दीन आकर खड़ा हो गया। दरोगा ने कठोर स्वर में कहा, क्या काम है यहाँ? देवी दीन, हुजूर को सलाम करने चला आया। इस बेचारे पर दया की नज़र रखें हुजूर, बेचारे बड़े सीधे आदमी हैं। दरोगा, बच्चा सरकारी मुल्जिम को घर में छिपाते हो, उस पर सिफारिश करने आए हो? देवी दीन, मैं क्या सिफारिश करूँगा हुजूर, 2 कौड़ी का आदमी। दरोगा, जानता है इस पर वारंट है, सरकारी रुपए गबन किए हैं। देवी दीन, हुजूर भूल चूक आदमी से ही होती है, जवानी की उम्र है, खर्च हो गए होंगे। ये कहते हुए देवी दीन ने 5 गिन्नियाँ कमर से निकाल कर मेज पर रख दी। दरोगा ने तड़प कर कहा, ये क्या? देवी दीन, कुछ नहीं, हुजूर को पान खाने को। दरोगा, रिश्वत देना चाहता है, क्यों? कहो तो बच्चा इसी इल्ज़ाम में भेज दूँ। देवी दीन, भेज दीजिए, सरकार घरवाली लकड़ी कफन की फिक्र से छूट जाएगी। कहीं बैठा आपको दुआ दूंगा। दरोगा, अब इन्हें छुड़ाना है तो 50 गिन्नियाँ लाकर सामने रखो। जानते हो इनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम है। देवी दीन, देवी दीन, आप लोगों के लिए इतना इनाम हुजूर क्या है? ये गरीब परदेसी आदमी जब तक जिएंगे आपको याद करेंगे। दरोगा, बक बक मत कर, यहाँ धर्म कमाने नहीं आया हूँ। देवी दीन, बहुत तंग हूँ हुजूर, दुकानदारी तो नाम की है। कांस्टेबल बढ़िया से मांग जाके। देवी दीन, कमाने वाला तो मैं ही हूँ हुजूर, लड़कों का हाल जानते हो, तन पेट काट कर कुछ रुपए जमा कर रखे थे, सो अभी 7 धाम किए चला आता हूँ, बहुत तंग हो गया। दरोगा, तो अपनी गिन्नियाँ उठा ले, इसे बाहर निकाल दो जी। देवी दीन, आपका हुक्म है तो लीजिए, जाता हूँ, धक्का क्यों दिलवाइएगा? दरोगा, कांस्टेबल, इन्हें हिरासत में रखो, मुंशी से कहो इनका बयान लिख लें। देवी दीन के ओंठ आवेश में कांप रहे थे। उसके चेहरे पर इतनी व्यग्रता रमा ने कभी नहीं देखी। जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले के कौए को घुसते देखकर विहल हो गई हो। वह 1 मिनट तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे गिरा और एक सिपाही से कुछ कहा, तब लपका सड़क पर चला गया। मगर एक ही पल में फिर लौटा और दरोगा से बोला, हुजूर 2 घंटे की मोहलत न दीजिएगा। रमा अभी वहीं खड़ा था। उसकी ये ममता देखकर रो पड़ा। बोला, दादा अब तुम हैरान न हो, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होने दो। मेरे यहाँ होते तो इससे ज़्यादा और क्या करते। मैं मरते दम तक तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। देवी दीन ने आंखें पोंछते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो भैया? जब रुपए पर आई तो देवी दीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। इतने रुपए तो एक दिन जुए में हार जीत गया हूँ। अभी घर बेच दूँ तो 10,000 की मालियत है, क्या सिर पर लाद कर ले जाऊँगा? दरोगा जी, अभी भैया को हिरासत में ना भेजो, मैं रुपए की फिक्र करके थोड़ी देर में आता हूँ।
देवी दिन चला गया। दरोगा जी ने सहृदयता से भरे स्वर में कहा, तो खुर्राट मगर बड़ा नेक, तुमने इसे कौन सी बूटी सुंघा दी? रमा ने कहा, गरीबों पर सभी को रहम आता है। दरोगा ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस को छोड़कर इतना और कहिए, मुझे तो यकीन नहीं 50 गिन्नियाँ लावे। रमानाथ अगर लाए भी तो उससे इतना बड़ा तवाब नहीं दिलाना चाहता। रमानाथ अगर लाए भी तो उससे इतना बड़ा तावान नहीं दिलाना चाहता। आप मुझे शौक से हिरासत में ले लें। दरोगा, मुझे 500 के बदले 600 मिल रहे हैं, क्यों छोड़ूं? तुम्हारी गिरफ्तारी का इनाम मेरे किसी दूसरे भाई को मिल जाए तो क्या बुराई है? रमानाथ, जब मुझे चक्की पीसनी है तो जितनी जल्द पीस लूँ उतना अच्छा। मैंने समझा था कि मैं पुलिस की नज़रों से बचकर रह सकता हूँ। अब मालूम हुआ ये बेकली और आठों पैर पकड़े जाने का खौफ जेल से कम जानलेवा नहीं है। दरोगा जी को एकाएक जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। मेज के दराज में एक मिसल निकाली, उसके पन्ने इधर उधर उल्टे, तब नम्रता से बोले, अगर मैं कोई ऐसी तरकीब बतलाऊं कि देवी दिन के रुपए भी बच जाए और तुम्हारे ऊपर आँच भी ना आए तो कैसा? रमा ने अविश्वास के भाव से कहा, ऐसी तरकीब कोई है? मुझे तो आशा नहीं। दरोगा, अभी साईं के 100 खेल हैं, इसका इंतजाम है, कर सकता हूँ। आपको महज एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। रमानाथ, झूठी शहादत होगी। दरोगा, नहीं, बिल्कुल सच्ची। बस समझ लो आदमी बन जाओगे। म्यूनिसपैलिटी के पंजे से तो छूट जाओगे, शायद सरकार परवरिश भी करे। अगर चालान हो गया तो 5 साल से कम सज़ा न होगी। मान लो इस वक्त देवी तुम्हें बचा भी ले तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तुम अपना नफ़ा नुकसान खुद समझ लो, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता। दरोगा जी ने डकैती का वृतांत कह सुनाया। रमा ऐसे कई मुकदमे समाचार पत्रों में पढ़ चुका था। संशय के भाव से बोला, तो मुझे मुखबिर बनना पड़ेगा। ये कहना पड़ेगा कि मैं भी इन डकैतियों में शरीक था। ये तो झूठी शहादत हुई। दरोगा, मामला बिल्कुल सच्चा है। आप बेगुनाहों को न फंसाएंगे, वही लोग जेल जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए। फिर झूठ कहाँ रहा? डाकुओं के डर से यहाँ के लोग शहादत देने पर राजी नहीं होते, बस, और कोई बात नहीं। ये मैं मानता हूँ कि आपको कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बनी जा रही है, इसके लिहाज से तो इतना झूठ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। खूब सोच लीजिए, शाम तक जवाब दीजिएगा। रमा के मन में बात बैठ गई। अगर एक बार झूठ बोलकर वह अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर ले और भविष्य भी सुधर जाए तो पूछना ही क्या, जेल से तो बच ही जाएगा। इसमें बहुत आगा पीछा की ज़रूरत न थी। हाँ, इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि उस पर फिर म्यूनिसपैलिटी अभियोग न चलाएगी और उसे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी। मैं जानता था कि पुलिस की गरज है, वह मेरी कोई वाजिब शर्त अस्वीकार न करेगी। इस तरह बोला मानो उसकी आत्मा धर्म के संकट में पड़ी हुई है। मुझे यही डर है कि कहीं मेरी गवाही से बेगुनाह लोग ना फंस जाएं। दरोगा, इसका मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ। रमानाथ, लेकिन कल को म्यूनिसपैलिटी मेरे गर्दन नापे तो मैं किसे पुकारूंगा? दरोगा, मजाल है म्यूनिसपैलिटी चूँ कर सके। फौजदारी के मुकदमे मुद्दई तो सरकार ही होगी। जब सरकार आपको मुआफ़ कर देगी तो मुकदमा कैसे चलाएगी? आपको तहरीरी मुआफ़ीनामा दे दिया जाएगा साहब। रमानाथ, और नौकरी? दरोगा, वह सरकार आप इंतजाम करेगी। ऐसे आदमियों को सरकार खुद अपना दोस्त बनाए रखना चाहती है। अगर आपकी शहादत बढ़िया हुई और उस फ्री की जिरहों के जाल से आप निकल गए तो फिर आप पारस हो जाएंगे। दरोगा ने उसी वक्त मोटर मंगवाई। रमा को साथ लेकर डिप्टी साहब से मिलने चल दिए। इतनी बड़ी कारगुजारी दिखाने में विलम्ब क्यों करते? डिप्टी से एकांत में खूब जीट उड़ाई। इस आदमी का यूँ पता लगाया, इसकी सूरत देखते ही भाप गया कि मगरूर है, बस गिरफ्तार ही तो कर लिया। बात 16 आने सच निकली। निगाह कहीं चूक सकती है। हुजूर, मुजरिम की आंखें पहचानता हूँ। इलाहाबाद की म्यूनिसपैलिटी के रुपए गबन करके भागा है। इस मामले में शहादत देने को तैयार है। आदमी पढ़ा लिखा, सूरत का शरीफ है। डिप्टी ने संदिग्ध भाव से कहा, हाँ, आदमी तो होशियार मालूम होता है, मगर मुआफ़ीनामा लिए बगैर इसे हमारा एतबार ना होगा। कहीं इसे ये शुबहा हुआ कि हम लोग इसके साथ कोई चाल चल रहे हैं तो साफ निकल जाएगा। डिप्टी, ये तो होगा ही। गवर्नमेंट से इसके बारे में बातचीत करना होगा। आप टेलीफोन मिलाकर इलाहाबाद पुलिस से पूछिए कि इस आदमी पर कैसा मुकदमा है। ये सब तो गवर्नमेंट को बताना होगा। दरोगा जी ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, नंबर मिलाया, बातचीत शुरू हुई। डिप्टी क्या बोला?
दरोगा कहता है कि यहाँ इस नाम के किसी आदमी पर मुकदमा नहीं है। डिप्टी, ये कैसा है भाई, को समझ में नहीं आता, इसने नाम तो नहीं बदल दिया। दरोगा कहता है म्यूनिसपैलिटी में किसी ने रुपए गबन नहीं किए, कोई मामला नहीं है। डिप्टी, ये तो बड़ा ताज्जुब की बात है। आदमी बोला, हम रुपया लेकर भागा। म्यूनिसपैलिटी बोलता है कोई रुपया गबन नहीं किया। ये आदमी पागल तो नहीं है? दरोगा, मेरी समझ में कोई बात नहीं आती। अगर कह दे कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है तो फिर उसकी गर्द भी न मिलेगी। अच्छा, म्यूनिसपैलिटी से के दफ्तर से पूछिए। दरोगा ने फिर नंबर मिलाया, सवाल जवाब होने लगा। दरोगा, आपके यहाँ कोई रमानाथ का नाम का कोई क्लर्क था? जी हाँ था। दरोगा, वह कुछ रुपए गबन करके भागा है? जवाब, नहीं, वह घर से भागा है पर गबन नहीं किया। क्या वह आपके यहाँ है? दरोगा, जी हाँ, हमने उसे गिरफ्तार किया है। वह खुद कहता है कि मैंने रुपए गबन किए। बात क्या है? जवाब, पुलिस तो लाल बुझक्कड़ है, जरा दिमाग लड़ाइए। दरोगा, यहाँ तो अक्ल काम नहीं करती। जवाब, यही क्या वही कहीं भी नहीं काम करती। सुनिए, रमानाथ ने मीजान लगाने में गलती की, डर कर भागा। बात को मालूम हुआ कि तहवील में कोई कमी न थी। बात समझ में आ गई। डिप्टी, अब क्या करना होगा? खां साहब, चिड़िया हाथ से निकल गई। दरोगा, निकल कैसे जाएगी हुजूर? रमानाथ से ये बात कही ही क्यों जाए? बस उसे किसी ऐसे आदमी से मिलने ना दिया जाए जो बाहर की खबरें पहुंचा सके। घर वालों का उसका पता अब लग जाएगा, कोई न कोई ज़रूर उसकी तलाश में आएगा। किसी को ना आने दें, तहरीर में कोई बात न लाई जाए। जवानी इत्मीनान दिला दिया जाए, कह दिया जाए कि कमिश्नर साहब को मुआफ़ी नामा के लिए रिपोर्ट की गई है। इंस्पेक्टर साहब से भी राय ले ली जाए। इधर तो ये लोग बात परामर्श कर ही रहे हैं। इधर 1 घंटे में देवी दीन लौट कर थाने आया तो कांस्टेबल ने कहा, दरोगा जी तो साहब के पास गए हैं। देवी दीन ने घबराकर कहा, तो बाबूजी को हिरासत में डाल दिया? कांस्टेबल, नहीं, उन्हें भी साथ ले गए। देवी दीन ने सिर पीट कर कहा, पुलिस वालों की बात का कोई भरोसा नहीं। कह गया 1 घंटे में रुपए लेकर आता हूँ, मगर इतना भी सब्र ना हुआ। सरकार से 500 तो मिलेंगे, मैं 600 देने को तैयार हूँ। हाँ, सरकार में कारगुजारी हो जाएगी और क्या, वहीं से उन्हें प्रयागराज भेज देंगे। मुझसे भेंट भी ना होगी। बुढ़िया रो रो कर मर जाएगी। ये कहता हुआ देवी दीन वहीं ज़मीन पर बैठ गया। कांस्टेबल ने पूछा, तो यहाँ कब तक बैठे रहोगे? देवी दीन ने मानो कोड़े की काट से आहत होकर कहा, अब तो दरोगा जी से 2-2 बातें करके ही जाऊँगा, मानो चाहे जेल ही जाना पड़े। पर फटकारूँगा ज़रूर, बुरी तरह फटकारूँगा। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे होंगे, क्या भगवान से जरा भी नहीं डरते? तुमने बाबूजी को जाति बार देखा? बहुत रंजीदा थे। कांस्टेबल, रंजीदा तो नहीं थे, खासी तरह हंस रहे थे, अच्छी खासी तरह से हंस रहे थे। दोनों जने मोटर में बैठ गए। देवी दीन ने अविश्वास के भाव से कहा, हंस क्या रहे होंगे बेचारे, मुंह से चाहे हंस लें, दिल तो रोता होगा। देवी दीन को यहाँ बैठे घंटा भी न हुआ था कि सहसा जागो आ खड़ी हुई। देवी दीन को द्वार पर बैठे देखकर बोली, तुम यहाँ क्या करने आए? भैया कहाँ हैं? देवी दीन ने मर्माहत होकर कहा, भैया को ले गए। पास न जाने भेंट होती है कि ऊपर प्रयागराज भेज देंगे। जागो, दरोगा जी भी बड़े हैं, कहा तो था कि इतना लेंगे, कहाँ लेकर चल दिए? देवी दीन, इसलिए तो बैठा हूँ, आए तो 2-2 बात कर लूँ। जागो, हाँ, फटकारना जरूर, अपनी बात का नहीं, वह तो अपने बाप का क्या होगा? मैं तो खरी कहूँगी, मेरा क्या कर लोगे? देवी दीन, दुकान पर कौन है? जग्गो बंद कर आई हूँ, अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं सवेरे से, वैसे ही है, चूल्हे में जाए सब ताम झाम, उसी के कारण ये सब हुआ है। चूल्हे में जाए वह तमाशा, उसी के टिकट लेने से तो ये सब हुआ है। न घर से निकलते न ये बला सिर पड़ती। देवी दीन, जो उधर से ही पराग भेज दिया तो जागो, तो चिट्ठी तो आएगी, चलकर वहीं देख आवेंगे। देवी दीन आंखों में आंसू भरकर सजा हो जाएगी। जग्गो, रुपया जमा कर देंगे तब काहे होगी, सरकार अपने रुपए ही तो लेगी। देवी दीन, नहीं पगली, ऐसा नहीं होता। चोर माल लौटा दे तो भी वह छोड़ थोड़ा न दिया जाता। जागो ने परिस्थिति की कठोरता अनुभव करके कहा, दरोगा जी, अब
वह अभी बात पूरी न करने पाई थी कि दरोगा जी की मोटर सामने आ गई। इंस्पेक्टर साहब भी थे। रमा इन दोनों को देखते ही मोटर से उतर कर आया। प्रसन्न मुख से बोला, तुम यहाँ देर से बैठे हो दादा, आओ कमरे में चलें। अम्मा तुम कब आई? दरोगा जी ने विनोद करके कहा। कहो चौधरी लाए रुपए? देवी दीन जब कह गया तो मैं थोड़ी देर में आऊँगा, तो आपको मेरी राह देखनी चाहिए थी। चलिए अपने रुपए लीजिए। दरोगा, खोद कर निकाले होंगे। देवी दीन, आपके इकबाल से 4-5 हज़ार, आपके इकबाल से 1,500 तो अभी ऊपर ही निकल सकते हैं। ज़मीन खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलो भैया, बुढ़िया कब से खड़ी है, मैं रुपए चुका कर आता हूँ। ये तो इंस्पेक्टर साहब थे ना, पहले इसी थाने में थे। दरोगा, तो भाई अपने रुपए ले आकर बड़ी हाड़ी में रख दो। तो भाई अपने रुपए ले जाकर उसी हाड़ी में रख दो। अफसरों की सलाह हुई, इन्हें छोड़ना ना चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही दफ्तर चले गए थे। ये तीनों आदमी बातें करते उसके बगल वाले कमरे में गए। देवी दीन ने दरोगा की बात सुनी तो भौहें तिरछी हो गईं। बोला, दरोगा जी, मर्दों की एक बात होती है, मैं तो यही जानता हूँ। मैं रुपए आपके हुक्म से लाया हूँ, आपको अपना कॉल पूरा करना चाहिए। कह के मुकर जाना नीचों का काम है। इतने कठोर शब्द सुनकर दरोगा जी को भन्ना जाना चाहिए था, मगर उन्होंने जरा भी बुरा ना माना। हंसते हुए बोले, भाई अब चाहे नीच कहो चाहे दगाबाज, पर हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। ऐसे शिकार रोज नहीं मिलते। कॉल के पीछे अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकता। दरोगा के हंसने पर देवी दीन और भी तेज हुए। तो आपने किस मुंह से कहा था? दरोगा, कहा तो इसी मुंह से था, लेकिन मुंह हमेशा एक सा नहीं रहता। इसी मुंह से जिसे गाली देता हूँ, उसी मुंह से तारीफ करता हूँ। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। आपके सुझाव और प्रतिक्रिया का सादर स्वागत है। जय माँ भारती।